Students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss practice paper 1 of class 10 IT 402. As students, all of you know कि बोर्ड के एग्जाम्स 26 से स्टार्ट होने वाले हैं और आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम प्रैक्टिस पेपर्स की रिवीजन करेंगे ताकि आपकी थॉरोली रिवीजन हो सके। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द पेपर। दो ही आप इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। एक बार हम इन्हें दोबारा से चेक कर लेते हैं। IT 402 स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए, बी एंड सी में से जो आपका सेक्शन ए है दैट इज बेस्ड अपॉन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें से आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। 1 to 4 आपके 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, टू बी अटेम्प्टेड एनी 3। 5 and 6 आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, टू बी अटेम्प्टेड एनी 1। एंड स्टूडेंट, सेक्शन बी एंड सी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पे बेस्ड रहेगा। सेक्शन बी आपका 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके 12 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 12 आपके 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 करने हैं। 7 to 12 आपके हो गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 क्वेश्चन, 6 में से 4 करने हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगेन 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें से अगेन आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। फिर स्टूडेंट, सेक्शन 3 आपका 8 मार्क्स का है, जिसमें से आपके 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लाइक एप्लीकेशन बेस्ड जिन्हें आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस विल बी देयर, आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2। तो हर सेक्शन में आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आंसर्स को लिखना है एंड हर सेक्शन में आपको मार्क्स इंडिविजुअली बताए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल द मनी विच इज यूज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मनी चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, दैट मनी इज कॉल्ड एज कैपिटल। उस मनी को हम कहते हैं कैपिटल। जो पैसा हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है दैट इज नोन एज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, जिनको आपने कई सैम्पल पेपर्स में पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशंस ने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें दिए हैं? सो यूनाइटेड नेशंस हैज गिवन अस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ऋषि's customer comes to his store and starts shouting at him, but Rishi does not get angry. He listens to what his customer is saying. What quality of entrepreneur is shown by his behavior? ऋषि का जो कस्टमर है वो स्टोर पे आया एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, लेकिन ऋषि डिडंट गेट एंग्री। उसने सुना कि कस्टमर क्या कह रहा है, तो इससे एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी आपको पता लगती है उसके बिहेवियर की। सो इट शोज दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, वो बात को समझ के उसका रिप्लाई करेगा। तो ये चीज़ समझाती है कि he did not reply him in the angry mode or the negative way. He has a lot of patience. ये entrepreneur की quality है. Okay. Now question number 4, which organization has made the sustainable development goals? Sustainable development goals किस organization ने बनाया है? Students, ये बनाया है हमारा United Nations ने। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय यूनाइटेड नेशन। तो इसी क्वेश्चन में आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशंस। देन क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट एनी 2 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। 2 मिथ लिखने हैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। मिथ्स क्या होते हैं? फॉल्स र्यूमर्स, गलत अफवाहें जो फैल जाती हैं उसे हम मिथ्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे मिथ्स हमारी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ सेड दैट लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड टू सेटअप अ बिजनेस, बट किसी भी बिजनेस को हम कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में आने वाले टाइम में उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो ये समझना कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ह्यूज मनी चाहिए, दैट्स अ मिथ। सेकेंड मिथ की बात करें तो ये कहा जाता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो इंस्टेंटली एकदम से आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हर बिजनेस में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो किसी भी बिजनेस को एक ग्रेट हाइट तक पहुंचने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत
टाइम लगता है या कुछ टाइम लगता है, उसके बाद प्रॉफिट्स आने स्टार्ट होते हैं। तो ये समझना कि इंस्टेंट प्रॉफिट आने लग जाते हैं बिजनेस से, दैट्स द अनदर मिथ। क्वेश्चन में आपके पास 2 मिथ्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हमने एक और ले लिया, जो कि एक आप हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आप 3 लर्न करें, ताकि 2 उस टाइम पे एग्जाम का टाइम के जो आपको अच्छे से लर्न हो वो आप आंसर शीट में लिख सकें। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, ये समझा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न। ऐसा समझा जाता है कि जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं वो ही सिर्फ बिजनेस को समझ सकते हैं और नए बिजनेस को मार्केट में ला सकते हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड हार्ड वर्क। तो ये समझना कि सिर्फ बिजनेस फैमिली वाले पीपल ही बिजनेस कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, दैट्स अ मिथ। ओके। Then question number 6 we have, what do we call the economy that reduces environmental risk and strikes ecological balance? उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं जो कि एनवायरमेंटल रिस्क को कम करती है और इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखती है? दैट इकोनॉमी इज नोन एज ग्रीन इकोनॉमी। उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें, उससे अपने एरिया में डेवलपमेंट करें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि हमारे एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई रिस्क ना पहुंचे। तो दैट इज नोन एज ग्रीन इकोनॉमी। ओके। सो ये हमारा स्टूडेंट सेक्शन ए है, जिसमें क्वेश्चन 1 to 4 आपके 1 मार्क्स के हैं और 5 and 6 आपके 2 मार्क्स के हैं। फर्स्ट 4 में से आपको 3 करने हैं, 5 और 6 में से आपको 1 करना है। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। 4+8 1 मार्क के 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क के 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपका हो गया स्टूडेंट्स 4+8 12 मार्क्स। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच डेटाबेस ऑब्जेक्ट हेल्प्स टू व्यू डेटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन? कौन सा ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टेबल में से डेटा को देख सकते हैं? तो ऐसा कौन सा हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है? तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, हमारे पास 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं, टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज। कभी भी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा देखना हो टेबल में से, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है? क्वेरीज। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1? कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो 0 और 1 की फॉर्म में डेटा लेता है डेटाबेस के अंदर? तो स्टूडेंट्स, 0 और 1 जो है ये इसके लिए हमारा डेटा टाइप होता है बुलियन डेटा टाइप। ओके। सो द आंसर विल बी बुलियन। टेक्सचुअल डेटा हो तो हमारे पास कैर और वैरकैर होता है, न्यूमेरिकल डेटा हो तो हमारे पास इंटीजर रहता है, डेसिमल रहता है एंड मैनी अदर डेटा टाइप्स। 0 और 1 के लिए हमारे पास कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? दैट इज बुलियन डेटा टाइप। ठीक है। येस और नो? 1 इज फॉर येस एंड 0 इज फॉर नो। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फॉर्म्स ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस ऑब्जेक्ट है हमारा फॉर्म, क्या होता है? अ फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट यू कैन यूज टू एंटर, एडिट और डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेबल और क्वेरी। फॉर्म हमारा एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम उसके अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं फ्रॉम टेबल और क्वेरी। इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने फॉर्म्स का टॉपिक किया था। If you want to watch that video, I will provide the link of whole playlist of the database management system chapter and the web applications also, ताकि आप कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में से इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉपर सेशन के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई गई हैं, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके। तो फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से आप डेटा एंटर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं या फिर डेटा को डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, नेम सम ब्लॉगिंग साइट्स। आपको कुछ ऐसी साइट्स का नेम बताना है जिन पे हम ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी हैं हमारी? विक्स है, उनकी वेबसाइट भी दे रखी है www.wix.com। वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, ब्लॉग डेस्क है, ब्लॉग जेट है। इसके अलावा और भी आपके पास ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, आप किसी का भी नेम इसमें लिख सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप कम से कम इसमें 2 नेम्स लिखें, दैट वुड बी मच बेटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, डैश कीज आर यूज्ड टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन ऑन द फिंगर्स।
कौन सी कीज़ की हेल्प से फिंगर्स पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता, कम करने में हेल्प करती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास है स्टिकी कीज़। स्टूडेंट्स वेब एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कीज़ हैं। बेसिकली कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी एक ऐसी फीचर होती है जिससे कि सम पीपल आर देयर हु हैव सम इम्पेयरमेंट्स लाइक हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजन इम्पेयरमेंट है, या फिर उनके फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है टाइप करते हुए, तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कंप्यूटर में आपके पास एक ईज ऑफ एक्सेस सेंटर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, आप सेटिंग्स में जाके उसे ओपन कर सकते हैं। तो स्टिकी कीज़ का काम क्या होता है, लाइक कोई ऐसा पर्सन है जिसको टाइप करते हुए फिंगर्स पे प्रेशर पड़ता है। सपोज मुझे कोई भी डेटा सेलेक्ट करना है तो आई विल प्रेस द शॉर्टकट की Ctrl+A, लेकिन मुझे वो इकट्ठा प्रेस करनी पड़ेंगी दोनों कीज़। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते कीज़ के ऊपर, तो वो एक टाइम पे एक ही की को प्रेस कर पाते हैं। तो उस केस में क्या रहता है कि एट अ टाइम द पर्सन विल प्रेस द कंट्रोल की, देन ही विल लीव द कंट्रोल की एंड देन प्रेस द लेटर ए की। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्टिकी कीज नाम से, उसे हम ऑन करके रख सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन अलग अलग भी कंट्रोल और ए की को प्रेस करेगा, काम वो शॉर्टकट की तरह करेगी। इट विल सेलेक्ट द होल डेटा जो भी आपकी फाइल में। ठीक है, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन रिपीटेटिव स्ट्रेन एंड रिपीटेड की स्ट्रोक्स। दो चीज़ें होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रेशर पड़ रहा है फिंगर्स पे तो स्टिकी कीज होती हैं, लेकिन किसी पर्सन की फिंगर्स में अगर ट्रैम्बलिंग होती है तो उस केस में एक ही कई बार प्रेस हो जाती है, तो फिल्टर कीज ऑन होने से वो उसे फिल्टर करके सिर्फ एक बार लेता है। सो इन दैट केस आपका आंसर फिल्टर कीज होगा। लेकिन अगर रिपीटेटिव स्ट्रेन की बात की गई है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर उसमें रहेगा स्टिकी कीज। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL? DSL होता है स्टूडेंट्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब ये होती क्या है, आप जैसे देखते हैं कि अपने घर में आपके अगर वाईफाई कनेक्शन है तो आपके पास एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आ रहा है। पहले अलग अलग डिवाइस होते थे, मॉडेम होता था और राउटर होता था, लेकिन अब एक ही डिवाइस बन गया जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो वो जो आपके घर पे इंटरनेट उस डिवाइस के थ्रू आ रहा है, उस पूरे जो प्रोसेस है, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL की फुल फॉर्म है। और पहले हमारे पास जो डायल अप कनेक्शंस होते थे उसमें हमारे पास एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, और उससे आपका जो इंटरनेट का लाइक स्प्लिटर या जिसे आप मॉडेम कहते हैं या राउटर हो गया, उसे हम अटैच करते थे तो उसके थ्रू हमारा डेटा आता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, और इंटरनेट चला रहे हैं तो उस टाइम पे फ़ोन कॉल नहीं आ सकता है। तो दोनों टाइम उसमें क्या होता था, आप एक टाइम पे एक ही काम कर पाते थे। लेकिन DSL इज़ मच हेल्पफुल, आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज कंपेयर लैन विद मैन। तो इस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लैन और मैन को आपस में कंपेयर करना है। तो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड होते हैं जनरली एक बिल्डिंग के अंदर। यानी कि लैन जो है इट कवर्स द स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। बट अगर हम मैन की बात करें, द फुल फॉर्म इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क लैन से बड़ा होता है एंड इट स्पैन्स सेवरल बिल्डिंग्स इन द सेम सिटी और टाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रांच की बहुत सारी ब्रांचेज हैं एक ही सिटी के अंदर, तो उनके बीच में जो नेटवर्किंग होगी वो मैन की होगी। इसी तरह से आप केबल टीवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक केबल जो कनेक्शन है वो एक सिटी के अंदर बहुत सारे घरों में प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी मैन का कनेक्शन हुआ। लेकिन मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन में या एक कंपनी में जो कनेक्शन दिया जा रहा है सभी कंप्यूटर्स के बीच में, वो आपका रहेगा लैन का कनेक्शन। ठीक है, लैन इज ऑफन ओन्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने लिए प्राइवेटली लैन ले सकता है। कहीं जनरली ऐसा होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसे खरीद लेती हैं, लेकिन मैन के अंदर दोनों हो सकता है, प्राइवेटली भी हो सकता है और वो गवर्नमेंट भी हो सकता है। इट कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी पब्लिक ऑनरशिप। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें 2 डिफरेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर।
एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो स्टूडेंट्स P2P आर्किटेक्चर जो कि हमारा होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं अंडर द डिफरेंट टोपोलॉजीज के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे ईच वर्क स्टेशन हैज़ इक्वल राइट टू एक्सेस द डेटा ऑन द नेटवर्क। वर्क स्टेशन मतलब कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्टेड है। हर कंप्यूटर के पास इक्वल राइट होता है कि वो रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकता है किसी को या फिर किसी से डेटा ले भी सकता है। ठीक है, इक्वल राइट्स होते हैं। ऑल कैन वर्क एज क्लाइंट्स एज वेल एज सर्वर्स। क्लाइंट्स कौन होते हैं, जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर्स कौन होते हैं, सर्वर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिससे डेटा जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है वो फुलफिल होके आता है। रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल होके आती है। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कोई भी बच्चा किसी भी स्टूडेंट से आपस में क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो कोई बस जैसे मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड से नोटबुक लेनी है, तो आप अपने फ्रेंड से नोटबुक ले भी सकते हो, उसको दे भी सकते हो। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर एट इक्वल लेवल इन अ क्लास। सेम इज द केस विद द पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में सारे कंप्यूटर्स एक इक्वल लेवल पे होते हैं, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं। वो क्लाइंट की तरह भी काम कर सकते हैं, वो सर्वर की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, इसमें डेटा एक मेन सिस्टम में स्टोर होता है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर, जिसे हम सर्वर कहते हैं। तो जितने भी सर्वर से कनेक्टेड होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स, लाइक ये मेरा सर्वर है और इससे कनेक्टेड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर मेरा ये हो गया, इससे जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और वो बाकी सभी क्लाइंट्स को सेंड करेगा। ऑल वर्कस्टेशंस आर कनेक्टेड टू वन सर्वर विच फुलफिल्स द रिक्वेस्ट, और क्लाइंट्स क्या करते हैं, दे कैन प्लेस द रिक्वेस्ट टू सर्वर ओनली। क्लाइंट्स आपस में रिक्वेस्ट नहीं प्लेस कर सकते, वो सिर्फ रिक्वेस्ट सर्वर को ही दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। Next is question number 15. State any two rules and etiquettes to be followed while chatting on the internet. इंटरनेट पे चैट करते हुए दो रूल्स और एटिकेट्स क्या हमें फॉलो करने चाहिए वो आपको बताने हैं। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से आपको 4 to 5 पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप इंटरनेट पे किसी से चैट करते हैं तो आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। कम शब्दों में आप अपनी बात दूसरे पर्सन को समझा दें। गिव टाइम टू द रिसीवर टू रिस्पॉन्ड, जो रिसीवर है उसको थोड़ा टाइम दे रिस्पॉन्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ही टाइप करे जा रहे हैं और आप दूसरे पर्सन को बोलने का मौका नहीं दे रहे, दैट शुड नॉट बी डन। थर्ड इज नेवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए इफ़ यू आर चैटिंग ऑनलाइन, और वो पर्सन को अगर आप नॉर्मल वैसे ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो ओके। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ़ योर स्क्रीन नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट इट। लाइक हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं तो कई बार होता है कि अननोन नंबर से हमारे पास मैसेज आ जाता है, तो अगर मैसेज के नीचे कई बार नेम भी होता है लेकिन नहीं है, तो आप दूसरे पर्सन से अगर ऑनलाइन चैट कर रहे हैं तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि माई नेम इज़ दिस, और आप दूसरे पर्सन से उसका नेम भी पूछ सकते हैं अगर स्क्रीन नेम में उस पर्सन का नेम भी नहीं आ रहा है उस केस में। ठीक है, सो दीज आर द 4 रूल्स एंड एटिकेट्स विच कैन बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसमें 4 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. How entry required and default value properties of a table field in a database are different from each other. Entry required और default value properties जो हैं टेबल की वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी टेबल के अंदर होती है। कोई भी हम टेबल के अंदर जब फील्ड लेते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, आपने अगर नेम में एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी को यस सेट किया हुआ है तो उसमें आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते।
तो एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी भी फील्ड की ये कहती है कि अगर आपने उसे यस सेट किया हुआ है, इट इंश्योर्स दैट द फील्ड इज नॉट लेफ्ट ब्लैंक, कि उस कॉलम में आप डेटा लिख रहे हैं उसे खाली नहीं छोड़ रहे जब आप टेबल में रिकॉर्ड को सेव कर रहे हैं उस टाइम। अगर कोई पर्सन उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ देता है और फिर रिकॉर्ड को सेव करने के लिए ट्राई करता है, सो द एरर विल बी डिस्प्लेड और वो रिकॉर्ड फिर सेव नहीं होता। रिकॉर्ड का मतलब स्टूडेंट्स टेबल की रो, ठीक है। सो ये हमारी एंटी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का मैंने टेबल बनाया, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्लास में दे दी 9। तो अगर मैं कभी क्लास 9 नहीं भी डालूँ या भूल जाऊँ तो उस केस में 9 अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड that value which will be automatically inserted in the field when a new record is entered into the table। जब भी आप टेबल में एक नया रिकॉर्ड यानी कि एक नई रो ऐड करेंगे, अगर आपने किसी भी फील्ड के लिए उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अगर यूज़र उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ देता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी सेव हो जाती है। लेकिन अगर कोई यूज़र उसके प्लेस पे कोई दूसरी वैल्यू डालता है तो चेंज वैल्यू सेव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास एक टेबल है, रोल नंबर स्टूडेंट नाम की मेरे पास टेबल है जिसमें 4 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन। मैंने उसमें रोल नंबर में डाल दी वैल्यूज़, नेम में डाल दी, क्लास में डाल दी और सेक्शन में डाल दी। क्लास की मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रखी है क्लास 9। तो अगर आप टेबल की किसी भी रिकॉर्ड में क्लास 9 या क्लास की वैल्यू लिखना भूल जाते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी 9। लेकिन अगर उस 9 को हटा के आपने कोई और वैल्यू लिख दी, 10, 11, 12, 6, 7, 8 कुछ भी लिख दोगे तो न्यू वैल्यू ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और अगर चेंज कर देते हैं तो चेंज वैल्यू। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक्सप्लेन इट्स टू पर्पसेस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है और इसके पर्पस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? सेट ऑफ रूल्स इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? सेट ऑफ रूल्स इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हेल्प करती है एक रिलेशनशिप के अंदर डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, कि उसमें कोई डेटा में मिस्टेक ना हो और हर एरिया में, हर टेबल में डेटा कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहे। एंड एक ओपन ऑफिस बेस की फाइल के अंदर दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर डेटा किसकी हेल्प से लिंक्ड होता है? जैसा कि हमने पढ़ा था, प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या हेल्प करती है? कि कोई भी एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक डेटा में कोई भी इंसर्शन ना करे, टेबल में कोई चीज़ इंसर्ट ना करे, उसमें चेंजेस ना करे, ना ही उसमें डिलीशन करे। ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ होता है। एंड इसके पर्पस क्या होते हैं? इट हेल्प्स टू अवॉइड, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किन किन चीज़ों को प्रिवेंट करती है? एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। दो टेबल्स हैं, आपस में लिंक्ड है प्राइमरी की और फॉरेन की से। तो एक होती है आपकी मेन टेबल जिसे हम पेरेंट टेबल कहते हैं, दूसरी होती है बेटा आपकी चाइल्ड टेबल। तो चाइल्ड टेबल के अंदर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड एंटर ना किया जाए जिसका मैचिंग रिकॉर्ड आपका पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में अगर आप ऐसा रिकॉर्ड डालने का ट्राई करते हो तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो ये हेल्प करती है अवॉइड करने में। इसी तरह से अगर आप प्राइमरी जो आपका टेबल है, मेन टेबल है, उसमें किसी वैल्यू में चेंज करने का ट्राई करते हो और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड आपका चाइल्ड टेबल में भी है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आपका एरर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट करने का ट्राई करते हो और उससे मैचिंग रिकॉर्ड आपका चाइल्ड टेबल में भी है तो वो आपको डिलीट नहीं करने देगा, आपका एरर आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट टेबल है, एक टीचर टेबल है। स्टूडेंट टेबल आपकी हो गई पेरेंट टेबल और टीचर टेबल हो गई आपकी चाइल्ड टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में अगर रोल नंबर 3 का कुछ रिकॉर्ड है और उसको कोई टीचर असाइन की गई है तो अगर आप रोल नंबर 3 के रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट करना चाहेंगे मेन टेबल में से, और रोल नंबर 3 को कोई टीचर भी असाइन की गई है टीचर टेबल में, जैसे ही आप डिलीट करने का ट्राई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एरर आ जाएगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हेल्प से आप कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, ना ही डिलीट कर सकते। दैट्स द पर्पस ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी।
Okay. Now question number 18. Identify the columns and data types of a table employee. Mention at least 4 columns with a data type. टेबल का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज एम्प्लॉय. आपको उसके 4 कॉलम्स बनाने हैं और उनके डेटा टाइप बताने हैं. तो ये आप अपने आप से सोच सकते हैं. आपके पास पेपर में बेटा टेबल का कोई भी नाम आ सकता है, उससे रिलेटेड आप फील्ड्स अपने माइंड से आप सेटअप करके बना सकते हैं. एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर हो सकता है, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, ये सब हो सकता है. ऐसे ही एम्प्लॉयर के लिए क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है. एंड स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय आईडी में जो हमारा डेटा है वो कैसा जाएगा, इंटीजर टाइप का जाएगा, लाइक 101 है, 102 है, वो आप ले सकते हैं. अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉय आईडी में इस तरह से डाल रहे हैं E01, E02, तो उस केस में आप डेटा टाइप कैर या वैरकैर भी दे सकते हैं. ठीक है. एम्प्लॉय नेम ले सकते हैं, दैट इज ऑफ कैर टाइप. और कैर और वैरकैर में हमेशा हमें साइज को स्पेसिफाई करना होता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स में. डेजिग्नेशन ले सकते हैं एम्प्लॉय की, कि एक एम्प्लॉय कंपनी में किस पोस्ट पे है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है या कॉलिंग में है, व्हाट इज द पोस्ट, मैनेजर है, दैट इज वैरकैर. डेटा टाइप. सैलरी ले ली, सैलरी हमने इंटीजर में ले ली कि उस पर्सन की कितनी सैलरी है, दैट विल बी अ न्यूमेरिक वैल्यू. सो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप हेडिंग दे सकते हैं फील्ड एंड यहाँ दे सकते हैं डेटा टाइप. फील्ड का नाम लिख लीजिए या उसका डेटा टाइप बता दीजिए. स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय आईडी अगर आप लिख रहे हैं तो या तो उसे प्रॉपर पूरा ज्वाइन करके लिखें, सेपरेटली दिखाना चाहते हैं तो आप ये जो अंडरस्कोर यहाँ लगा हुआ है इसको लगा सकते हैं. क्योंकि प्रैक्टिकली जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं एसक्यूएल के, तो उसके अंदर सेपरेट करके 2 वर्ड्स को आप एक नाम में यूज नहीं कर सकते. ठीक है. सो इट वुड बी बेटर या तो आप इसे ज्वाइन कर दें या फिर अंडरस्कोर का यूज कर लें. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. सो स्टूडेंट्स हमने सेक्शन बी को कवर अप कर लिया. अब हम आते हैं सेक्शन सी पे. सेक्शन सी इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स. अटेम्प्ट करने हैं 2 into 4 becomes 8 marks. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है. स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन एनी 4 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के हमें 4 टिप्स बताने हैं. तो क्या क्या है इसमें, हमारे पासवर्ड शुड बी ऑफ एटलीस्ट 8 to 12 कैरेक्टर्स. हमारा पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कम से कम 8 या 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. सेकेंड पॉइंट कहता है इट शुड बी अ मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स. हमारा जो पासवर्ड है उसमें स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए और कैपिटल लेटर्स, दोनों का मिक्स होना चाहिए, कॉम्बिनेशन. थर्ड है इसके अंदर नंबर्स और सिंबल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, लाइक हैश, परसेंटेज, स्टार, @ तो योर पासवर्ड कैन हैव नंबर्स एज वेल एज सिंबल्स. एंड फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड यूजिंग इजी गेसेबल नेम्स लाइक नेम ऑफ द पेट, रिलेटिव नेम्स एक्सेट्रा while सेटिंग द पासवर्ड. जब भी आप अपने पासवर्ड को सेट करते हैं तो ध्यान रखें कि ऐसा कोई नेम आप अपने पासवर्ड में यूज़ ना करें जो दूसरे लोग इजीली गेस कर पाएँ. जैसे कि आपके पेट का नेम हो सकता है या आपके किसी रिलेटिव का नेम हो सकता है, या आप कई बार हम क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ को सेट कर देते हैं. तो हमें हमेशा ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए जो किसी को ना पता हो. ठीक है. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 20. 2 पार्ट्स हैं. गिव एनी 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर इंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी. फॉल्स और स्लिप से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2 बताने हैं. तो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारे पास एनीथिंग इफ स्पिल्ड ऑन द फ्लोर शुड बी क्लीन इमीडिएटली. अगर कोई भी चीज़ फ्लोर पे गिर गई है तो हमें, जैसे वाटर है या कह सकते हैं कोई भी लिक्विड चीज़, स्पिल हमेशा क्या होता है, लिक्विड थिंग, वाटर है, मिल्क है, जूस है, एनीथिंग इफ इट इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, हमेशा उसे क्लीन करना चाहिए इमीडिएटली. वेट और स्लिपरी फ्लोर्स पे वॉक करना अवॉइड करें हम. अगर हमारे रास्ते में कोई भी वायर्स वगैरह आ रही हैं या कोड्स आ रही हैं तो दैट शुड बी कवर्ड प्रॉपरली, सो दैट कभी भी अगर फर्श जो है आपका, फ्लोर जो है वो स्लिपरी हो या वेट हो तो उस वजह से इलेक्ट्रिक करंट ना आए उसमें. देन और आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए फॉल्स एंड स्लिप से आप ऐसे फुटवियर्स वियर कर सकते हैं जो कि नॉन स्लिपरी हो. ठीक है. तो इसमें 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स के बारे में पूछा गया था तो आपने 2 ही लिखने हैं. बाकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप, इट इज ऑब्वियस कि यू नीड टू राइट द 4 पॉइंट्स. ठीक है.
बी पार्ट, एक्सप्लेन द टर्म्स एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट क्या होता है? वी से कि इस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट क्या है? एन अनप्लान्ड इवेंट दैट में हैपन ऑल ऑफ अ सडन। एक ऐसा इवेंट जो प्लान नहीं होता, अनप्लान्ड होता है और एकदम से हो जाता है, सडनली अचानक से हो जाता है। एंड में लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स, और उसकी वजह से कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, रिजल्ट हो जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, ओके, जिनके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी एक्सीडेंट की डेफिनेशन है। इट्स एन अनप्लान्ड इवेंट दैट में हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड में लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स और आउटकम्स। अब इमरजेंसी क्या होती है? एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। ऐसी सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड होती है और उसको एकदम से अटेंशन या एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इमरजेंसी। जब भी हमारी लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है तो इट में पोज अ सडन रिस्क टू द लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ एक्सेट्रा। उससे हमारी लाइफ, प्रॉपर्टी और हेल्थ को रिस्क हो सकता है। एंड इट मीन्स कि कोई ना कोई वहाँ आके इंटरवेंट करे, यानी कि वहाँ पे कोई आए और रिजल्ट्स या हैजर्ड्स को खराब होने से प्रिवेंट करे। दैट इज नोन एज इमरजेंसी। जैसे कि कंट्रीज में वॉर हो जाता है तो वो क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन है। वहाँ पे लोगों की लाइफ को, प्रॉपर्टी को, हेल्थ को रिस्क है एंड वहाँ पे एक गवर्नमेंट की उस टाइम पे ड्यूटी बन जाती है दैट शुड टेक केयर ऑफ द सिटीजन्स। So this is all about emergency. Now question number 21, write the SQL commands based on the given table. हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल है एक स्टूडेंट नाम से। इसके अंदर 4 फील्ड्स हैं, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास एंड हाउस। एंड इसके अंदर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। 4 स्टूडेंट्स के एडमिशन नंबर हैं, उनके नेम है, क्लास है और हाउस है। एसक्यूएल कमांड्स लिखनी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले है डिस्प्ले द एंटायर टेबल। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको डिस्प्ले कराने के लिए कहा जाए तो मेन कमांड जो हमने यूज करनी है दैट इज आवर सेलेक्ट कमांड। एंटायर टेबल को डिस्प्ले करना है, स्टार, फ्रॉम, नेम ऑफ द टेबल एंड लास्ट में सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज हाउस कलर इज ग्रीन। क्या डिस्प्ले कराना है? एडमिशन नंबर। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसे लिख देते हैं सेलेक्ट एडमिशन नंबर, पूरा लिख देते हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में एडमिशन नंबर पूछा गया है तो आपने अपने टेबल को देखना है कि मेरी टेबल में एडमिशन नंबर के कॉलम का या फील्ड का क्या नाम है, दैट इज ADMNO, इकट्ठा लिखा गया है। तो आपने इसको एज इट इज लिखना है, सेलेक्ट ADMNO एज इट इज आप लिखेंगे, एडमिशन नंबर फ्रॉम, नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। कोई भी एसक्यूएल कमांड जब भी आप यूज करते हैं, आप हमेशा एक टेबल में से डेटा को फेच करते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि टेबल का नाम आपने हर स्टेटमेंट में या एसक्यूएल की कमांड में लिखना है। तो सेलेक्ट एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, क्या कंडीशन है? हुज हाउस कलर इज ग्रीन। तो हाउस का कलर कौन सी फील्ड में दिया हुआ है? हाउस में। तो आपने हाउस कलर नहीं लिखना, आपने लिखना है वेयर हाउस इक्वल्स टू ग्रीन। जब भी कोई टेक्सचुअल डेटा होता है तो उसके आगे हम सिंगल या डबल कोट्स लगाते हैं, और कंडीशन है क्योंकि ये कि हाउस का कलर ग्रीन होना चाहिए, इसलिए कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स वेयर क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करके दिखाना है, और एडमिशन नंबर कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स? असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं बोला गया, स्पेसिफिक नहीं बोला गया मतलब सारे रिकॉर्ड्स दिखाने। रिकॉर्ड्स का मतलब रोज। तो हम क्या कहेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जब भी आपको किसी भी फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना हो स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लॉज होता है दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। और किस फील्ड को करना है असेंडिंग ऑर्डर में? एडमिशन नंबर को। और एडमिशन नंबर हमारी टेबल में किस फील्ड में है? ADMNO नाम से जो फील्ड है उसमें है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर हम यहाँ पे एडमिशन नंबर के बाद कुछ भी नहीं लिख रहे तो भी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा,
और अगर हम यहाँ सेमीकोलन से पहले लिख दें ASC, तब भी आपको किसमें देगा, असेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी डेटा किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ASC के प्लेस पे आपको लिखना है DESC। ASC असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ASC लिख भी सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मीन्स छोड़ भी सकते हैं। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको ऑर्डर बाय नेम ऑफ फील्ड, जिसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, स्पेस DESC, लास्ट में सेमीकोलन, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज क्लास इज ग्रेटर देन 9। उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है जिनकी क्लास 9 से बड़ी हो। तो डिस्प्ले कराना है तो स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्लास बड़ी हो 9 से। तो देख लेते हैं क्लास हमारा कौन सी फील्ड में है, क्लास नाम की फील्ड में ही है। क्लास शुड बी ग्रेटर देन 9, तो आपको ग्रेटर देन इंग्लिश में नहीं लिखना, आपको ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है, ग्रेटर देन 9, लास्ट में सेमीकोलन। हर क्वेरी के एंड में स्टूडेंट्स हमें सेमीकोलन यूज करना है। जब भी डिस्प्ले कराने के लिए कहा जाए आप सेलेक्ट कमांड को यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ पे कमांड्स को यूज करना है। इफ यू वांट टू चेक आउट द वीडियो related to the SQL commands, the link is there in the description box of all the chapters of term 2, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो चुके हैं। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, बाय मिस्टेक इज बीन एंटर्ड हियर एज C। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, 4 पार्ट्स। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस पेपर जो 1 है दैट इज कंप्लीटेड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया है। इन केस एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। I will meet you again in my next video with the another interesting topics related to the term 2 and आगे practice papers भी आते रहेंगे as and when I will compile them. I will put a video on the YouTube for your practice. Till then have a good day and thank you.